क्या मुश्किलात थीं और क्यों ऐसा वक्त आया? पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक्सप्रेस भी किया, रो कर, बोल कर, जैसे भी हो सकता है। नसीब में लिखी हुई थी वो आज़माइश, वो मुश्किल। आपने कहा बीइंग अ सिंगल मदर का क्या मतलब? तलाक के लफ्ज़ से या अलहदगी के लफ्ज़ से ज़्यादा आशना हैं। अगर कोई सिंगल पेरेंट कहता है तो वो शायद लोगों को समहाउ नहीं समझ आती है कि उसका क्या मकसद है। शोबिज़ छोड़ने का फैसला के पीछे एक बड़ी वजह शादी भी थी। ही वाज़ फ्रॉम अ पठान फैमिली, तो वो काफ़ी कंज़र्वेटिव फैमिली ऑफ कोर्स। एक लंबा अरसा मीडिया से दूर रहीं, शोबिज़ तो खैर छोड़ दिया आपने, उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम्स में, पॉडकास्ट में शिरकत, इस तरफ कैसे आना हुआ? नाउ आई एम गोइंग बैक टू शोबिज़। पॉडकास्ट में जाना शुरू करती हूँ और फिर स्लोली मैं हिजाब उतारूँगी और फिर स्लोली मैं शोबिज़ में आऊँगी। पॉजिटिव रोल की ऑफर आप एक्सेप्ट करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि निकाब अगर कर भी रही तो उसकी आंखों से किसी को इश्क हो गया होगा। शादी से पहले हीलिंग लग्जरी है या ज़रूरत है? ज़रूरत है और इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ये मत कहें कि अच्छा हमारा बेटा ये करता है वो करता है, यदि शादी करा दो ठीक हो जाएगा। कोई कैरेक्टर ऐसा जिस पे पछतावा हो कि ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था? सारे जाके सर्च करना देखना शुरू हो जाते हैं। क्या औरत खुद गर्ज के लाए बगैर खुद को चुन सकती है, अपना इंतखाब कर सकती है? सोसाइटी नहीं रहने देती। ये वाला जो जुमला है ना, मर्द होते ही ऐसे हैं। इस तरह की चीज़ें हम कहकर ना हम बहुत सी चीज़ें नॉर्मलाइज कर देते हैं। इस वजह से भी कभी कभी अपनी बीवी को सफ़र करवा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को जो है वो कुछ नहीं देखा होता। वो खवातीन जो औरत मार्च कर रही होती हैं और उनका मकसद होता है कि हमें हमारे हकूक दिए जाएं, हमें आज़ादी दी जाए, औरत को मजीद आज़ादी की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम क्या है कि तुम में से बेहतरीन कौन है? जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। अब मसला ये है कि हम वो वाले मर्द बड़े करें ना। हमारे लिए कितनी आसानी की है कि हस्बैंड को कवाम बनाया है, उसके लिए ऑप्शनल नहीं रखा है। यानी उसकी पूछ होगी अगर वो अपनी बीवी को, अपने घर वालों को अगर उनका नान नफका नहीं दे रहा। जिस तरह से इस वक्त एक मशरती बिगाड़ अपने अरूज पर है, जेन ज़ी खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपने समझती कि ये इंफॉर्मेशन एज से तो बात कहीं और निकल गई हुई है किसी और तरफ? आमदनी को उससे जोड़ दिया है और वो आमदनी भी फिर ऐसी अट्रैक्टिव नंबर्स में है बेस्ड ऑन द व्यूज़। रिसेंटली जो कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट है उसमें यही था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बहुत से लोग आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पे और उनका अरूज भी आप देखते हैं। उनमें से बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने अरूज के वक्त पे टीवी को खैराबाद कह देते हैं और उसकी वजह अगर आप कह लीजिए कि उनका मजहबी रुझान है या उनका मज़हब की तरफ रुझान है, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा उनकी खुशनसीबी की बात है। अ, ऐसे ही एक नाम आज मेरे साथ मौजूद है, सारा चौधरी साहिबा, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2003 में किया। 2010 तक कमोबेश, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने बड़ा एक अरूज का वक्त था टीवी ड्रामा इंडस्ट्री में, और कोई भी ड्रामा इनके होने से उसकी कामयाबी की ये ज़मानत हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने शोबिज़ को खैराबाद कहा, मज़हब की तरफ इनका रुझान रहा। इनके अपने यूट्यूब चैनल को अगर आप देखिए तो उसमें बड़ा ही शानदार कंटेंट मिलता है। काउंसलिंग के हवाले से ये बहुत शानदार काम कर रही हैं। इसी के साथ-साथ इनकी जो पेरेंटिंग के ऊपर जो इनकी स्किल्स हैं वो बड़ी शानदार हैं। तो आज थोड़ा-सा इनकी पर्सनैलिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले बहुत से इनके पॉडकास्ट हुए, उसमें ये सारी बातें हो चुकी कि शोबिज़ क्यों छोड़ा, क्या-क्या कुछ जो है वो फेस करना पड़ा। हम वो रवायती सवाल थोड़ा-सा उससे हट के करेंगे और मुझे उम्मीद है कि को आज की हमारी गुफ्तगू ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि मैं ना एक आपके पिछले पॉडकास्ट का ज़िक्र करता हूँ। एक आपने पॉडकास्ट में ज़िक्र किया कि आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2023 में बड़ा मुश्किल तरीन दौर था और जब उसके नीचे मैंने कमेंट्स देखे तो उसमें उसमें बहुत से लोगों ने कहा है एंकर को कि आप वो तो पूछें कि मुश्किलात थी क्या? तो 23 में क्या मुश्किलात थी और क्यों ऐसा वक्त आया? यानी क्यों से मुराद, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों आया, वो तो ज़ाहिर है कि अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो क्या था? मुश्किलात वैसे तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ज़िंदगी को जो बनाने का मकसद भी हमें पता चलता है, वो यही पता चलता है कि आज़माइशें हैं और मुश्किलात आएँगी, अप्स एंड डाउन्स आएँगी। और पिछले जब से इवन अगर मैं शोबिज़ में भी जब काम कर रही थी, तो तब भी ऐसा नहीं कह सकती कि बिल्कुल एक पीसफुल लाइफ़ थी और कभी कुछ होता ही नहीं था, दुखी नहीं होती थी, परेशानी होती थी। बल्कि मैं इस बारे में भी ज़िक्र कर चुकी हुई हूँ कि इवन जब मैं वहाँ भी काम कर रही थी,
तो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस वहाँ पर भी उस वक्त भी बहुत रहते थे, डिप्रेशन होना और स्ट्रेस होना और ये सारी चीज़ें। तो इसी हवाले से बाकी जो साल गुज़रे हैं उनमें भी कोई ना कोई परेशानी, मुश्किलात आती ही रही हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा क्योंकि या तो हमारी सेहत होती है, अगर उसमें हमें अल्लाह ना करे कोई बीमारी लग जाए तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, या हमारा कोई लव्ड वन बीमार हो जाए। लेकिन इसके अलावा कभी-कभी ज़हनी तौर पर हम इस तरह से आज़माए जाते हैं कि हमें हमें लोग आज़मा रहे होते हैं। पहली ज़ात तो अल्लाह ताला की है जो हमें आज़माइशों में डालती है, मुश्किलात में डालती है, लेकिन उसके बाद ज़रिया जो है ना कभी-कभी वो कुछ लोग बन जाते हैं। ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और मुझे लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन हम कितना भी कोशिश करें अपने आप को समझाने की, लेकिन कहीं न कहीं हमारे कुछ असम्पशन्स बन जाते हैं लोगों के बारे में कि अच्छा ये शख़्स ऐसा नहीं कर सकता कम से कम, या वैसा नहीं कर सकता, या फिर ये शख़्स शायद मुझसे इतनी मोहब्बत करता है या मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि कम से कम मुझे ये तकलीफ़ नहीं देगा। लेकिन फिर कभी-कभी वो कहते हैं ना कि आज़माए फिर आप हमेशा अपनी पसंदीदा चीज़ से ही जाते हैं। तो प्रोबेबली वो शायद मेरी आज़माइश का, मुझे लगता है अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद आज़माइशों से महफ़ूज़ रखे। आमीन, छोटी-मोटी तो आती ही रहती हैं तकलीफ़ और आज़माइशें, लेकिन बड़ी आज़माइशों से अल्लाह ताला आमीन, महफ़ूज़ आमीन, रखे मुझे भी, मेरी औलाद को, मेरे घरवालों को, आमीन, और आमीन, सबको ही, आमीन। आमीन। लेकिन मुझे लगता है कि दैट वाज़ द पीक प्रोबेबली 2023 में, स्पेशली ज़हनी जिसे कहते हैं ना कि आज़माइश मेरे लिए बहुत थी। जहाँ पर फ़र्स्ट एवर मुझे लगता है मैं ऐसी इंसान हूँ जो जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते बेसिकली। सो वो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन इवन मेरे आस-पास मेरे साथ रहने वाले लोगों को नहीं समझ आ रही होती, नहीं कभी-कभी पता चल रहा होता कि मैं मेंटल कितना स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर रही होती। सो मैं मोस्टली पॉज़िटिव बातें करती रहूँगी, सबको खुश रखती हूँ, खुद खुश रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, तो लोगों को अक्सर यही लगता है कि इनकी लाइफ़ तो बिल्कुल सेट चल रही है, इनकी तो ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं है। तो वो ऐसा साल था कि जिसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक्सप्रेस भी किया। बहुत जिसे कहते हैं कि अच्छे से एक्सप्रेस किया, रोकर, बोलकर, जैसे भी हो सकता है। लेकिन समहाउ वो नसीब में लिखी हुई थी वो आज़माइश, वो मुश्किल, तो वो नहीं टली, हुँ। और मैं रही, मुझे बहुत अरसा उस मुश्किल में, उस आज़माइश में रहना पड़ा। फिर 2024 एक ऐसा ईयर था जिसमें फाइनली उस अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हुई, और एक जिसे कहते हैं कि एक स्टॉप उस आज़माइश को कम से कम लगा, और फिर वो चीज़ ज़िंदगी में ख़त्म ही हो गई। तो दैट्स हाउ मच आई कैन शेयर। एज़ आई सेड कि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, प्लस मैं पर्सनल लाइफ़ की बहुत ज़्यादा डिटेल्स, मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि अच्छा मेरे ख़्याल से मुनासिब भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंसान हर चीज़ बताए। अनलेस एंड अनटिल कोई मोटिवेशनल चीज़ हो, फिर आप शायद बताएँ लोगों को, आप उनके साथ शेयर करें। चाहे वो तकलीफ़ भी हो, लेकिन जहाँ पर कोई दूसरा शख़्स मेरे ख़्याल से शामिल हो, तो फिर आपको थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उस शख़्स की भी ज़िंदगी है, उस शख़्स की भी पहचान है, एक इज़्ज़त होती है। तो फिर ऑफ़ कोर्स यू हैव टू बी लिटिल, जिसे कहते हैं कि आपको विज़डम यूज़ करना पड़ता है बेसिकली। एक उसी पॉडकास्ट में आपने कहा बीइंग अ सिंगल मदर, तो उस पे भी ये आया कि सिंगल मदर का क्या मतलब है? हाँ, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग था कि समहाउ शायद हमारी सोसाइटी में ये लफ़्ज़ इतना आम नहीं है। हम ज़्यादा या तो तलाक के लफ़्ज़ से या अलहदगी के लफ़्ज़ से ज़्यादा आशना हैं। अगर कोई सिंगल पेरेंट कहता है तो वो शायद लोगों को समहाउ नहीं समझ आती है कि उसका क्या मकसद है। तो ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज़िंग था कि लोगों ने बार-बार कमेंट किया हुआ था कि आपके क्या हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं, तो आप अकेले पाल रही हैं बच्चों को, अब्रॉड होते हैं, या अल्लाह माफ़ करे खुदा ना ख़ास्ता किसी ने लिखा था उनकी डेथ हो गई वग़ैरह, वग़ैरह। सो आई एम अ सिंगल पेरेंट। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही है। अब इसको जो 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 समझना चाहे वो समझ ले। होम स्कूलिंग की बात करती हैं बहुत ज़्यादा। येस, होम स्कूलिंग की मैं बात करती हूँ। होम स्कूलिंग को मैं स्टिल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, इन माय केस मेरी तरफ से कुछ फ्लॉज़ और कुछ लैक जिसे कह सकते हैं चीज़ें की, जिसकी वज़ह से सक्सेसफुल नहीं गई मेरी होम स्कूलिंग, जिसकी वज़ह से रिसेंटली मुझे फिर वापस स्विच बैक करना पड़ा है स्कूल्स की तरफ ही। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, आई हैव बीन ब्लेस्ड टू फाइंड सम वेरी गुड स्कूल्स फॉर माय किड्स। हुँ। उमर जबरील तो ख़ैर वो बड़े हैं माशाल्लाह से, तो वो तो अकेडमी जा रहे हैं।
अगेन कुछ जानने वाले लोगों की है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल जो है मेरे बच्चे जो हैं जो फ़ातिमा और हन्ना है वो दीन स्कूलिंग सिस्टम में जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अरबिक पे वो बहुत काम करते हैं और इस्लामिकली स्पेशली जो है ना मुझे एक सुकून रहता है कि इंशाल्लाह वो अच्छे माहौल में जा रहे हैं। होम स्कूलिंग के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर कोई भी होम स्कूलिंग के लिए जाना चाह रहा है ना, तो उसको सिर्फ आपने ये नहीं सोचना कि हम फ़ीस बचा लेंगे तो लेट्स गो फॉर होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग इट्सेल्फ एक प्रोजेक्ट है पूरा, ठीक है? उसका मतलब ये नहीं कि आपने बस फिर घर में स्कूल खोल लेना है, एक क्लासरूम बना के डेस्क दे के चेयर दे के बच्चे को बिठा देना है। उसमें फिर आपको जो है होलिस्टिकली सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि बच्चे को अब, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसने कभी फिर यूनिवर्सिटी नहीं जाना है या उसको कभी डिग्री लेनी ही नहीं है। इवेंचुअली तो उसको पढ़ना, उसकी फाउंडेशन पढ़ाई के हवाले से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतने इक्विप्ड हैं और आप होम स्कूलिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके चैलेंजेस को, और फिर आप उसके लिए जाएँ इंशाल्लाह। नो डाउट उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं और इसी वजह से मैंने होम स्कूलिंग को सिलेक्ट किया था अपने बच्चों के लिए। मेरे अपने कुछ मैं कहूँगी कि फ्लॉज़ थे या मेरी मजबूरियाँ थी जिसे कह सकते हैं, सर्कमस्टांसेस ने मेरा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से फाइनली आई हैव टू गो बैक टू यूजुअल स्कूलिंग। अच्छा, ये बताएँ मुझे कि ख़वातीन की काउंसलिंग आप करती हैं, ज़्यादातर किस किस्म के केसेज़ आपके पास आते हैं और इस तरफ कैसे आना हुआ? काउंसलिंग समहाउ पहले तो जैसे ही मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट मी, कोई भी इंसान ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि जो लोग या दीन पढ़ना शुरू कर देते हैं या फिर ज़रा सा भी कोई ऐसे लोग हों जो ज़िंदगी के बारे में अगर वो बात करते हैं और उनके पास लोगों को लगता है कि ये इक्विप्ड हैं या एक्सपीरियंस है इनके पास या ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो समहाउ मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं गमों से, कन्फ्यूजन से, प्रॉब्लम से। तो उनको लगता है कि दिस इज़ द पर्सन जिससे हम जाकर शेयर करें तो शायद ये हमें कोई ऐसा जवाब दे देंगे, ऐसा सॉल्यूशन दे देंगे जिससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी कोई। और नो डाउट समटाइम्स इट डज़ हेल्प। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हो सकती है या तो आपने मुश्किल बनाई हुई है, आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन हो सकता है वो नहीं मुश्किल है, वो आसान है। तो जब कोई दूसरा बंदा आपको उसके ऊपर एडवाइस करता है, गाइड करता है, तो आपको उसको अच्छे से हैंडल करना आ जाता है और वो आपके लिए आसान हो जाता है। कभी-कभी ये होता है कि वाक़ई ही एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ चल रही है, एक सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक हैं, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, तो उससे बाहर कैसे आना है, उसकी वो जो कन्फ्यूज़न है आपको कि मुझे करना है तो क्या करना है आखिरकार, वो फिर उसमें आपको हेल्प मिल जाती है। तो मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही लोगों को पता चला था मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स वग़ैरह से, तो उस वक़्त से ही बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस मुझे आते थे कि वी नीड टू टॉक। और पहले ये होता था कि मैं सिर्फ़ इस्लामिकली उनको जो भी एडवाइस कर सकती थी कुरान और हदीस की रोशनी में वो करती थी। देन अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में क्योंकि मैंने एनएलपी टीएलटी मास्टर प्रैक्टिशनर किया, तो उससे कुछ हद तक फिर मुझे इस चीज़ के साथ मैं इक्विप हो गई कि अब मैं उनको प्रैक्टिकल कुछ और चीज़ें भी गाइड कर देती हूँ जो उनकी मेंटल हेल्थ को जो है ना ख़ास तौर पे हेल्प करती हैं। जो कि मुझे बड़ा अमेज़िंग लगता है कि एक्चुअली वो सारी बातें और वो सारी चीज़ें वही हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें जिस तरह से बनाया है, हमें सिखाया है, लेकिन समहाउ हम उनको उस तरह से देख नहीं पा रहे होते। तो हम नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव जो है इनके ऊपर जब बात करते हैं, लोगों को जब गाइड करते हैं, तो टूल्स होते हैं जो उनको इक्विप कर देते हैं। तो उससे फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत हेल्प मिलती है। बेसिकली सोच के ऊपर हम उनकी काम करते हैं, तो दैट हेल्प्स देम अ लॉट बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, एक लंबा अरसा मीडिया से दूर रहीं, शोबिज़ तो ख़ैर छोड़ दिया आपने, उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम्स में, पॉडकास्ट में शिरकत, इस तरफ कैसे आना हुआ? अच्छा, ये लोगों का बड़ा कंसर्न रहता है और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं इफ़ेक्ट नहीं होती हूँ, जिसे हम कहते हैं कि ट्रोलिंग से या लोगों के कमेंट्स से या लोगों के कोई भी कुछ भी कहने पढ़ती से। हैं? इट डिपेंड्स। कभी-कभी अगर दिल चाह रहा हो तो खोल लेती हूँ, कभी बहुत हँसी भी आती है, घर वालों के साथ, फिर बहनों के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि सबको, जो लोग मुझे जानते थे पहले भी, उन सबको पता है कि हूँ तो मैं बहुत शरारती। वो तो अल्लाह ताला के उससे जो है अब मैं ज़रा थोड़ा-सा रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर वक़्त ना सबको तंग करूँ, वरना मैं बहुत शरारती हूँ और मैं अपने इवन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करती थी। तभी भी अगर मैं बहुत देर अगर खामोश रहूँ तो अम्मी जो है ना वो फिर परेशान होना शुरू हो जाती है कि तुम छेड़ नहीं रही हो मुझे, छेड़ो। हुँ, हुँ। तो वो फिर उस सेंस में कभी-कभी पढ़कर हँसी भी आती है, फिर सबके साथ शेयर करके हम हँसते भी हैं। अम, मुझे ये चीज़ लोगों की मेबी उनका अच्छा कंसर्न होगा, अच्छी फ़िक्र होगी, शायद वो मेरे लिए बहुत फ़िक्र करते होंगे कि उनको समहाउ पता नहीं क्यों ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अच्छा ये खातून अगर पॉडकास्ट पे जा रही हैं तो प्रोबेबली शी वांट्स टू कम बैक ऑन शोबिज़। तो ये मुझे पढ़कर ये अजीब लगा कि अगर मुझे शोबिज़ में जाना है, लेट्स से, अल्लाह माफ़ करे, औज़ु बिल्लाह, अल्लाह ना करे, क्योंकि हिदायत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह सुब्हाना बेशक, ताला दिल बदलने बेशक। वाला है, अल्लाह सुब्हाना ताला
हिदायत देने वाला, और अल्लाह ताला मुझे मरते दम तक, जब तक मेरी रूह कब्ज़ नहीं हो जाती, अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे इस्तकामत दे दीन के आमीन, ऊपर, और बल्कि मुझे इससे भी बेहतर और ज़्यादा तौफ़ीक दे कि मैं और अच्छे आमीन। से दीन को प्रैक्टिस करूँ। तो एक अक़ल और सोचने वाली बात है कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़वास्ता, मुझे जाना ही होता वापस शोबिज़ में, तो इस तरह से स्लो प्रोसीजर क्यों मैं इख्तियार करती कि अच्छा चलें, हुँ, अभी मैं सिर्फ़ पॉडकास्ट में जाना शुरू करती हूँ और फिर स्लोली मैं हिजाब उतारूँगी और फिर स्लोली मैं शोबिज़ में आऊँ। मैं एकदम से एक अनाउंसमेंट पोस्ट लगाती हाँ, सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट हैं कि जी किसी ने सवाल मैंने क्या करना है। हाँ, कि जी मैंने ये डिसीज़न लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू शोबिज़। हुँ, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी ठीक है, सबकी फ़िक्र, कंसर्न अच्छी है, सोच अच्छी है। अब जो लोग अच्छी नीयत के साथ कंसर्न है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और उनकी जो दुआएँ हैं मेरे लिए, अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए। लेकिन जो लोग इस तरह से कमेंट्स करते हैं, या जो जिनकी थोड़ी-सी नेगेटिव अप्रोच या सोच है कि जी ये रास्ता बना रही है शोबिज़ के लिए, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अगर रास्ता बनाना हो शोबिज़ के लिए, तो वो बेहतर रास्ते बनाए जा सकते हैं। दिस जस्ट गोइंग टू द पॉडकास्ट एंड गिविंग इंटरव्यू इज़ नॉट सूटेबल वे, या ये कोई रास्ता नहीं है जिसे मैं अपनाऊँगी। अच्छा अभी आपने पेरेंट्स का ज़िक्र किया तो शोबिज़ में आते हुए उनका रिस्पॉन्स क्या था? छोड़ते हुए क्या रिस्पॉन्स था? मेरे पेरेंट्स मेरे ख़ास से मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट रहे हैं, ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसलों में भी और मुझे लगता है गलत फ़ैसलों में भी। बिकॉज़ माय फादर इज़ काइंड ऑफ़ अ पर्सन जिनको कुछ भी कहो ना, तो वो शायद थोड़ी देर के लिए गुस्सा करें, डाँटे, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये कहना है कि अच्छा चलो बताओ क्या करना है और कैसे करना है। तो जब शोबिज़ में भी जाना था, डिसीज़न लिया था, तो तब भी उनकी सपोर्ट थी, और उसमें उस सपोर्ट में वो फिर साथ खड़े रहते हैं। और जब छोड़ना था तब भी तब मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा उनको क्लियर नहीं था वैसे शुरू में तो, कि ये इतना बड़ा चेंज आएगा कि मैं निकाह भी करूँगी और ये सारा कुछ, उनको लगता था कि बस ये शादी कर रही है और जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब 1 साल बाद मैं वापस आई थी पाकिस्तान, और यहाँ पर मैं लेक्चर्स वग़ैरह भी देने शुरू किए और ये सारा कुछ, तो फिर अम्मी-अब्बू ने, ख़ास तौर पे अब्बू ने इतना ज़्यादा फिर सपोर्ट करना शुरू किया, और अभी तक वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि घर में कोई आ रहा है, मेहमान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको बहुत फ़िक्र होती है कि नहीं जी मेरी बच्चियाँ जो है वो पर्दा करती हैं, तो आप इन्फॉर्म करके आएँ ताकि वो अपने आप को, अपने हिजाब वग़ैरह पहन सकें, अपने आप को कवर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और इवन मैंने लेक्चर्स पे जैसे जाना था, जब उमर जिब्रील ख़ास तौर पे पैदा हुए थे, तो मैं लाहौर में ही होती थी। तो मुझे इवन आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल करना पड़ता था, या लाहौर में ही अगर कोई इवेंट होता था, तो वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख़्याल रखते थे। मैं क्लासेस लेने जाती थी, पढ़ने जाती थी, तो उसके लिए भी उनकी सपोर्ट मेरे साथ होती थी कि बच्चे हम सँभाल लेंगे, खैर है, यू गो। एंड इवन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, माय पेरेंट्स आर स्टिल माय सपोर्ट, और माय माय होल फैमिली, माय सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल माय बिगेस्ट सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात के बाद ऑफ कोर्स। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और आमीन। उनके लिए आसानी पैदा करे। ये बताइएगा कि आपने शोबिज़ छोड़ने का फ़ैसला के पीछे एक बड़ी वजह शादी भी थी, जो मैंने सुना। आई डोंट नो कि ये अब सच है या नहीं। तो उसमें जो आपके साहब का शौहर है, उन्होंने सपोर्ट किया आपको? बेसिकली जो जर्नी मेरी एक कुछ अरसे से वैसे तो चल रही थी, जिसमें एक सोच थी, एक फ़िक्र थी, जहाँ पर मैं अल्लाह ताला के बारे में सोचती थी, और मैं ये सोचती थी कि मुझे अपने क्रिएटर की तलाश है, मुझे अपने रब की तलाश है बेसिकली। सो जब उनसे बातचीत चल रही थी ऑफ़ कोर्स, और ये कहीं न कहीं हम दोनों के ज़हन में था कि मोस्ट प्रोबेबली हम शायद शादी की तरफ अब बढ़ेंगे और शादी करेंगे। तो उनको कहीं न कहीं, बल्कि वो एक जिसे कहते हैं कि एक बेनिफिट ही नज़र आ रहा था, बिकॉज़ ही वाज़ फ्रॉम अ पठान फैमिली, तो हुँ। वो काफ़ी कंज़र्वेटिव फैमिली ऑफ़ कोर्स। तो वो थोड़े से कन्फ्यूज़ होंगे इनिशियली ऑफ़ कोर्स, कि लड़की शोबिस से है, मॉडर्न है, अगर शादी करके आ जाएगी तो पता नहीं मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं, ये मेरी फैमिली को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो खुद ऑलरेडी ही एक उस जर्नी पर चल पड़ी है, और ये खुद चेंज होना चाह रही है, तो उनको वो चीज़ मुझ में दिखी। तो इस वजह से ही वाज़ वेरी मच फिर श्योर एंड कन्विंस्ड कि मुझे इससे शादी करनी है, क्योंकि उनको पता था कि ये ऑलरेडी दीन की तरफ आ चुकी है ऑलमोस्ट, और ये रेडी है इसको पर्दा करने में, या ये सारी, मैंने बेसिकली जो शुरू में इनिशियली पहना था निकाब वगैरह, वो पहना ही इसी वजह से था क्योंकि उनकी फैमिली में वो सब ख़वातीन पहनती हैं। वो तो फिर आफ्टर 5-6 मंथ्स मैंने फिर पढ़ा कि अच्छा कुरान में हुक्म मौजूद है, या हदीस से साबित है पर्दा करना। फिर मैंने एक्चुअली अल्लाह ताला की खातिर शुरू किया था। इनिशियली मैंने शुरू पर्दा इसी वजह से किया था, बिकॉज़ मुझे था कि मेरे इन-लॉज़ में सारी ख़वातीन करती हैं, तो मुझे भी फ़ॉलो करना है। अच्छा ये बताइएगा कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? लोगों को तो नहीं पता कि ये सारा चौधरी हैं। हुँ। उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? यानी पब्लिक की बात करें या जिनसे मिलते हैं हम लोगों दोनों से? तरह से। पब्लिक में तो ख़ैर बहुत शुरू से मेरी शायद नेचर में भी इतना नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत
मेंटली, और ये एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए, स्पेशली चलें अगर हम पर्दे वगैरह को हटा भी दें, वैसे भी जिन लोगों के पास एकदम एक ज़माने में बहुत फेम हो कि वो बाहर निकल रहे हैं और हर तरफ जो है ना फैन्स और सब लोग पहचान रहे हैं, और फिर एक टाइम उन पे एक डाउनफॉल का आ जाए कि उनको वो इज़्ज़त और वो पहचान या वो शोहरत अगर नहीं मिल रही, तो फिर वो उससे मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत बॉदर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरे सर पर शोहरत चढ़ी नहीं थी। तो हुँ, मैं उस वक़्त से ही बहुत हम्बल रही हूँ, अल्लाह ताला का करम है, मेरा उसमें कोई बड़ा कमाल नहीं है कि मैं उस वक़्त भी बहुत हम्बल रही हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। सो इस वजह से लेटर ऑन भी मैंने इससे बड़ा एडजस्ट किया, बल्कि मुझे ये होता था कि समटाइम्स मेरे आस-पास के लोग जो होते हैं ना, तो उनको फिर बड़ा हो रहा होता है कि हम कहीं गए हैं मिलने के लिए और एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसमें से एकदम से कहेंगे, "आपको पता है ये कौन है?" तो फिर मैं उनको देखूँगी कि क्या ज़रूरत है बताने की? तो वो कहेंगे, "नहीं, नहीं बताने तो बताने दूँगी।" "अच्छा चलिए बताएँ।" फिर वो कहेंगे, "ये सारा चौधरी हैं, ये ड्रामाज़ में आती थी, ये वो" इस तरह करके। तो पर्सनली मुझे इतना शौक नहीं हो रहा था। मुझे होता है कि कोई मुझे एज़ मी जाने हुँ। कि मैं कैसी इंसान हूँ और मैं उनको एज़ अ ह्यूमन अगर अच्छी लग रही हूँ, तो उसकी बेसिस पे वो मुझे जानें और मुझे इज़्ज़त दें या जो भी उन्होंने देना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने अभी तक एक नाम ज़िंदा रखा हुआ है। तो जब जाएँ अ, अभी बड़ा सरप्राइज़िंग मेरे साथ हुआ, प्रोबेबली क्योंकि मैं ही अपने ज़्यादा अब थोड़ा-सा नज़र आती हूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी और वहाँ भी। तो मैं जे डॉट पे शॉपिंग कर रही थी अभी डॉलमेन मॉल में। तो मैं खातून के पास से गुज़री तो मुझे बड़े गौर से देख रही थी और मैं नॉर्मल हिजाब वगैरह में इस तरह करके और मैं जाके ड्रेसेस देखने गई तो वो एकदम से आई कहती हैं, "सारा चौधरी?" सो वाह! मैं 2 सेकंड उनको पहले ऐसे देखती रही। मैंने कहा, "जी?" तो कहती हैं, "अच्छा, मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ" वगैरह-वगैरह, मुझे आपके साथ पिक्चर बनानी है। इससे पहले भी 1-2 दफ़ा मेरे साथ हुआ था इस तरह इस्लामाबाद में, तो ये लेकिन बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ। तो मुझे एज़ सच इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता कि नहीं मैं हर वक़्त चाहूँ कि नहीं लोगों को पता चले, सबको पता चले जी मैं सारा चौधरी हूँ। बल्कि अभी जो मैं वसी शाह साहब के इंटरव्यू पर गई थी, तो जो मेकअप आर्टिस्ट जिनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, जिनने मुझे जिनका कॉन्टैक्ट दिया गया था कि आप इनसे राब्ता कीजिएगा, तो वो तो जानने वाला निकला है पुराने ही। तो उन्होंने बड़े वो बल्कि मुझे हैरान हुए देखकर ना कि अच्छा अप्पा आप तो इतनी चेंज हो गई हैं ये वो। तो उन्होंने मुझे जाके बिठा दिया, तो जो बाकी लोग थे ना वो बैठे हुए देख रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन है और खातून कौन बैठी हुई है हाँ। साइड पे, और मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठी हूँ मोबाइल यूज़ के। फिर जब वसी शाह साहब आए तो उन्होंने आके फिर सबको कहा कि ये सारा चौधरी है, तो वो सबके ना एक्सप्रेशंस फिर चेंज हुए कि अच्छा ये सारा चौधरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट गेट एनी आई डोंट गेट इफेक्टेड कि नहीं सबको पता चले ना चले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमारा ये पॉडकास्ट कोई इसके वीमेन डे के आसपास जो है वो आई गेस हम इसको लाइव करेंगे। हुँ, तो आपसे बेहतर इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता इसलिए कि आपने शोबिज़ जैसी फ़ील्ड भी देखी जिसके हुँ, अंदर आप कह लीजिए कि ज़ाहिर है कि पर्दे का कंसेप्ट नहीं है, जिसकी ट्रेडिशन बिल्कुल अलग से है। मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। ठीक है। और फिर आप उस भरे मेले को छोड़ के आप दीन की तरफ आईं, इस्लाम की तरफ आईं और आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं माशाल्लाह। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो ख़वातीन जो औरत मार्च कर रही होती हैं और हुँ, उनका मकसद होता है कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ, हमें आज़ादी दी जाए हुँ, और ऐसे-ऐसे प्ले कार्ड्स होते हैं जिनमें से जो कुछ बोलने के काबिल हैं वो आपको बता देता हूँ कि जी मैं खाना गरम नहीं करूँगी। हुँ, अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लो, ब्ला, ब्ला, ब्ला और ऐसे-ऐसे मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहूँगा। हुँ। आपने कैसा पाया इस्लाम को औरत के लिए और क्या आप समझती हैं कि औरत को जो आज़ादी इस्लाम ने दी है वो किसी और मज़हब या किसी और सोसाइटी ने दी है और क्या औरत को मज़ीद आज़ादी की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि जो भी मसाइल या प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सोसाइटी ने और इंसानों ने किए हैं। पता नहीं हमने क्यों इसको जो है ना वो दीन से और इनसे जोड़ दिया है। ये सारी मूवमेंट्स जो शुरू हुई हुई हैं, ये इनकी हिस्ट्री में आप जाएँ देखें, इनके पीछे सारे प्रोपेगेंडाज़ क्या थे, क्यों शुरू किए गए, कौन से सालों से शुरू किए गए और इवेंचुअली करते-करते वो पाकिस्तान में आ गई हैं। इस वक़्त हम देखते भी हैं बहुत ज़्यादा इस पे बहस-मुबाहिसे चलते हैं और वो इसी वज़ह से चलते हैं कि क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब हम मुसलमान लोगों को देखते हैं ना कि वो किसी और रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भई एज़ अ मुस्लिम वुमन, एज़ अ मुसलमान हमें तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है कि हम एक इंसान की बनाई हुई मूवमेंट को या उनकी बनाई हुई डिमांड्स को लेकर आएँ और उनके ऊपर फ़ोकस करें कि हाँ जी, ये हमें नहीं मिल रहा और हमें तो ऐसे चाहिए और ऐसे होना चाहिए। मैंने जितना इस्लाम को पढ़ा है और जितना इस्लाम को समझा है, चाहे वो वुमेन राइट हैं या वो मर्दों के राइट्स हैं या वो किसी के भी एज़ अ ह्यूमन भी अगर राइट्स हैं, तो देखिए उसमें समझने की ये ज़रूरत है कि अगर तो हम इस्लाम को सही से इम्प्लीमेंट करें। यानी फिर ये नहीं है कि
10 लोग तो इस्लाम को इम्प्लीमेंट करके, उसको फ़ॉलो करके उसी तरह से अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं और 80 लोग जो हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो फिर तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं जी इस्लाम ने ख़राब की हुई है हर चीज़, या इस्लाम ने राइट्स नहीं दिए, या आई डोंट फ़ील प्रोटेक्टेड, आई डोंट फ़ील सेफ़, या मेरे साथ ज़्यादती हो रही है वग़ैरह, वग़ैरह। अगर तो सब फिर इस्लाम को सही से अप्लाई करें, इस्लाम को सही से फ़ॉलो करें, तो ये सारे मसले मसाइल होंगे ही नहीं। मैं खाना नहीं बना के दूँगी, या मैं जो है वो शौहर की खिदमत नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी, मैं जॉब करूँगी, मैं नौकरी करूँगी। देखिए मैं कहती हूँ कि इस्लाम ने ये हमें अम, हमारे लिए कितनी आसानी की है कि हस्बैंड को कव्वाम बनाया है। उसके लिए ऑप्शनल नहीं रखा है। यानी उसकी पूछ होगी, अगर वो अपनी बीवी को, अपने घरवालों को अगर उनका नान नफ़का नहीं दे रहा, उसकी पूछ होगी, वो गुनहगार होगा कि अगर वो नहीं से उनके हकूक़ पूरे कर रहा। तो हम बजाए इसके कि इस चीज़ को समझें कि ये हमारे लिए कितनी आसानी है। देखें, आप भी अर्निंग करते हैं ना, और क्योंकि ऑफ़ कोर्स अब नाउ आई सपोर्ट माय फैमिली एज़ वेल, और मैंने पहले भी सपोर्ट किया हुआ है। तो हम कितने अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है अपनी मेहनत की कमाई हुई जो रकम है, वो किसी दूसरे के ऊपर लगाना। यानी मैंने दिन-रात मेहनत की और मैंने ₹100 कमाया, और वो ₹100 जाके मुझे उसमें से हार्डली ₹10 मेरे पास आएँगे, या ₹5, या हो सकता है ₹1 भी ना आए। वो सारा का सारा ₹100 मैंने किसी और के ऊपर लगा देना है। तो इस चीज़ को ये समझना बड़ा अक्ल इसके लिए अगर हम इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम जज़्बाती हों, हम लड़ने पर आएँ, हम गुस्से में आएँ कि नहीं ये क्यों और वो क्यों? अगर हम इसको समझें, इसकी डेप्थ में जाएँ, तो फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस्लाम ने एक्चुअली ख़वातीन को बहुत राइट्स दिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस आप उठाकर पढ़ लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम क्या है कि तुम में से बेहतरीन कौन है? जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। अब मसला ये है कि हम वो वाले मर्द बड़े करें ना, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत रखते हैं अपने दिल में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखते हैं अपने दिल में। जब वो मोहब्बत रखते हुए चाहेंगे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बने, तो फिर उनकी क्या ख़्वाहिश होगी? कि हम अपने घर वालों के साथ अच्छे हों, अपनी बीवियों के सारे हकूक़ दें, अपनी जो है देखिए जैसे ये वाली बात है ना कि जी औरत ट्रैवल नहीं कर सकती अपने महरम के बगैर। अब ये कोई सज़ा नहीं है कि हम ट्रैवल ही नहीं कर सकती, बल्कि बेचारे मर्दों के लिए मजबूरी है। भई आप घर आए हैं, आप थके हुए हैं, जो भी है, मुझे तो जाना है शॉपिंग करने के लिए, या मुझे अम्मी के घर जाना है, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना ही जाना है। आपकी ड्यूटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप मुझे लेकर जाएँ। तो अब देखें, वो बेचारे, मुझे लगता है कि उन मर्दों को रोना चाहिए, उनको जो है वो निकल आना चाहिए सड़कों पर कि ये हमें कवाम बना दिया है, और हमें कह दिया है कि औरतों के साथ उनको बाहर लेके जाओ, अकेली क्यों नहीं जा सकती, उनको तो अकेले जाने देना, खुद ही घूमे फिरे, हमारी क्या मुसीबत है, हम गाड़ियाँ ड्राइव करते रहें, ड्राइवर बने फिरें उनके लिए। तो हर चीज़ जो है ना, वो सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को जानने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला के दीन को समझने और जानने की ज़रूरत है बेसिकली हमें। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हमने देखा कि बहुत से क्रिकेटर्स, बहुत से सिंगर्स वो जब तबलीग की तरफ आए, अल्लाह की राह में आए, तो उन्होंने अपने जो फार्मर कलीग्स थे हुँ। उनको भी इस्लाम की तरफ राग़िब करने की कोशिश की, उसमें से बहुत से कामयाब भी हुए। तो आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? अच्छा, मेरे साथ कुछ मेरा एक पैच ऐसा आया जिसमें आप खुद भी थोड़े से आइसोलेशन में चले जाते हैं। आइसोलेशन से मुराद ये नहीं है कि मैं लोगों से नहीं मिलती थी या किसी से भी नहीं मिलती थी, लेकिन काइंड ऑफ आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस हद तक, कहाँ तक आप किससे मिलें, ना मिलें, और कौन आपसे मिलना भी चाहेगा, नहीं मिलना चाहेगा, और फिर किस तरह मिलें, वगैरह, वगैरह। तो आई गेस आई गॉट टू बिज़ी विद माय ओन लाइफ, विद माय किड्स, विद माय ओन सेल्फ के बीच में मैं काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टच हो गई। कुछ लोग थे इन टच, जिनमें से 1-2 कुछ लोग थे जो जिनके साथ रही, तो नो डाउट उनको तो फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हिजाब भी किया, उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया, वगैरह, वगैरह। लेकिन मेजॉरिटी के साथ मैं इन टच नहीं रह सकी ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं इस नियत के साथ नहीं कि मैं उनको पकड़ते साथ ही कहूँगी कि बीबी ये पकड़ो हिजाब, और ये आज से तुमने हिजाब करना है फॉर श्योर। लेकिन मेरी अब ये कोशिश रहती है कि मैं एक्सेसिबल रहूँ उन सब के लिए, और बहुत दफ़ा ये होता है कि बहुत सी अम कुछ जो फ्रेंड्स थी, या कुछ ऐसी जो फ्रेंड्स नहीं थी लेकिन उनको पता है मेरा कि अच्छा एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने इस तरह से किया, तो वो अप्रोच करती हैं, वो मिलती हैं, मैसेज करती हैं, कोई उनके कन्फ्यूजन्स होते हैं इस तरह के, तो वो उसको जानना चाह रही होती हैं। फिर एक होता है ना, एक कुछ स्ट्रगल्स हम यहाँ आके शेयर कर लेते हैं ओपनली, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स आपकी पर्सनल रही होती हैं जो आप ऑन स्क्रीन तो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन जब वो वन ऑन वन आकर हार्ट टू हार्ट पूछती हैं कि अच्छा तुम बताओ, तुमने ये वाली चीज़ कैसे ओवरकम की, तुम्हें ये चीज़ नहीं बॉदर की, मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है, ये मसला और है, तो इसको मैं कैसे करूँ? तो वो फिर आई डू ट्राई कि जब मैं उनसे मिलूँ, कॉल पे, लाइव मिलूँ, जैसे मिलूँ, फिर मैं उनको हेल्प करूँ, उनको बात करूँ उनसे इस बिल्कुल सही है। अच्छा,
वैसे तो तमाम जो आपने कैरेक्टर्स या ड्रामास किए उस पे आपको ज़ाहिर है कि रिग्रेट ही होता होगा, और आपने ये कहा मेरे ही पॉडकास्ट में आपने बताया कि आप शुक्रगुजार हैं ARY की कि उन्होंने ना इतना इतना यानी हाईली व्यूड ड्रामा जो है, 2 ड्रामास जो है वो आप पे कहने पे डिलीट कर दिए उन्होंने यूट्यूब से। लेकिन कोई कैरेक्टर ऐसा जिस पे पछतावा हो कि ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था? अच्छा नहीं, एक तो ये ना कि आप ऊपर से मेंशन कर दो तो फिर सारे जाके सर्च करना देखना शुरू हो जाते हैं। सो आई वुडन्ट ड्रामा नहीं था, मुझे लगता है मॉडलिंग के दौर के जो भी मेरे कुछ हैं पिक्चर्स वगैरह अभी भी मौजूद हैं इंटरनेट पे, और हुँ, कुछ क्लिप्स वगैरह, तो उस पे कभी-कभी होता है कि शायद वो उस वक़्त आई वाज़ रियली यंग, हुँ। प्रोबेबली 14-15 इयर्स की होंगी। तो वो कभी-कभी होता है कि शायद उस वक़्त कोई समझा देता, गाइड कर देता, क्योंकि जब मैं 15-16 इयर्स की हुई थी और मैंने ड्रामा इंडस्ट्री जब जॉइन की थी, एक्टिंग में प्रॉपर्ली आ गई थी, तो तब से मैंने अपने कुछ रूल्स और अपनी बाउंड्रीज़ सबको बता दी थी कि मैं स्लीवलेस नहीं पहनूँगी, ऐसे ड्रेस नहीं पहनूँगी, वैसे नहीं पहनूँगी। उससे पहले क्योंकि यंग थी, समझ भी नहीं आ रही थी और बस जो जिस तरह का काम आ रहा था, उस तरह से करते जा रहे थे। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिन पे कभी-कभी होता है कि शायद वो नहीं करनी चाहिए थी, तो आज उनको देखकर इतना बुरा ना फ़ील होता। तो वो है बस, लेकिन कैरेक्टर आई डोंट थिंक सो एज़ सच कोई इतना कोई बोल्ड कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे मुझे हो कि नहीं ये चीज़ की थी तो ये नहीं करनी। अच्छा, उस दौर में बॉलीवुड से भी तो बड़ी ऑफ़र्स आ रही थी, आपको भी आई? ऑफ़र से ज़्यादा ऑडिशन के लिए जैसे भेजी थी उन्होंने, मंगवाई थी चीज़ें, तो वो पाकिस्तान से कोलैबोरेशन में उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। तो 2 ऐसी थी मेरे ख़्याल से मूवीज़ जिनके लिए उस वक़्त वो भिजवाया था ऑडिशन, बट समहाउ इट डिडन्ट वर्क। चार्ज ही करती थी उस टाइम एक ड्रामा का? स्टार्टिंग में तो ऑफ़ कोर्स कम था, लेकिन जो जब मैंने छोड़ा है तो उस वक़्त जो 13 एपिसोड वाला था, उसके लिए 3.5 से 4 लाख रुपए। हुँ, बिल्कुल सही। और वो जो सोप्स होते थे उनके तो पर डे के हिसाब से चार्जेज़ होते थे हमारे। अच्छा, ये बताएँ कि बहुत से लोग आज भी उनका ताल्लुक किसी भी प्रोफ़ेशन से हो, वो दीन की तरफ आना चाहते हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि ख़वातीन नकाब करना चाहती हैं, लड़के प्रॉपर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दाढ़ी रखना चाहते हैं। और ये सिर्फ़ ये तो दीन नहीं है, ज़ाहिर है कि दीन पूरा एक ज़ाब्ता अख़लाक है। उसके अंदर नमाज़, उसके अंदर आपके प्रोफ़ेशन, जैसे आप बैंकिंग में हैं तो सूद आपने नहीं, और वो सारा ये बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उनके इर्द-गिर्द वाले उनको नहीं आने देते। उनके लिए कुछ बताएँगी कि वो किस तरीके से अपने जो दिल से एक आवाज़ आ रही है उनको, उस पे आमीन कह दें? देखिए, आप जनरली भी लाइफ़ में जब भी आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है, तो आप उससे रिलेटेड किसी बंदे से ही बात करते हैं। या अपना जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिज़नेस कोई शुरू करना चाह रहे हो लेट्स से, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आप सबसे उस बारे में बात करेंगे। आप या तो एक ऐसे शख़्स से बात करेंगे सबसे पहले जिसको आपको पता होगा कि यार ये मुझे जज नहीं करेगा, ये मुझे समझेगा और ये मुझे मोटिवेट ही करेगा इस चीज़ में, कुछ पॉज़िटिव ही बोलेगा बजाए इसके कि बिल्कुल ही मुझे जो है ना डिमोटिवेट कर दे। तो इसलिए जब आपको अगर आपके अंदर कोई ऐसी आवाज़ आ रही है और अगर आपको कोई भी, और मुझे लगता है ये हर इंसान की ज़िंदगी में 1-2 समटाइम्स मल्टीपल टाइम्स भी ये मकाम आता ज़रूर है, जब आपके ज़हन से स्पेशली जैसे रमज़ान आता है, कभी-कभी कोई उम्रे पे जाता है या कभी आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है, वरना आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई आपके सामने कोई क्लिप, लेक्चर, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है व्हेन यू काइंड ऑफ फ़ील दैट कि शायद मुझे अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप फिर उसी से रिलेटेड लोगों की तरफ बढ़ें, उनसे राब्ता करें और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके ना कुरान से जुड़ें। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अभी किसी ऐसे पॉज़िटिव रोल की अगर आपको रोल से बुरा ड्रामा नहीं मैं कह रहा आपको, यानी कि आप कह लीजिए कि दैट कैन बी होस्टिंग अ शो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो प्रोफ़ाइल बेस्ड हो, तो वो ऑफ़र आप एक्सेप्ट करेंगी? हाँ, डिपेंड्स ऑफ़ कोर्स, मैं उसको देखूँगी अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो उनको मैं पूछूँगी और अगर उन सारी चीज़ों पे मुझे सैटिस्फाइंग आंसर मिलेंगे तो फॉर श्योर व्हाई नॉट। और ये भी मुझे बताइएगा कि हम जैसे निकाब की अगर बात करते हैं, तो हमने कभी कोई ड्रामा नहीं देखा कि जिसके अंदर कोई निकाब के ऊपर मोटिवेट किया जा रहा हो या उसको डीमोटिवेट ही किया जाता है। डीमोटिवेट किया जाता है या प्रमोट किया जाता है। तो क्या ये एक वो और कुछ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटिन्यू कर जी, लीजिएगा जी। अपना क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि निकाब अगर कर भी रही है तो उसकी आँखों से किसी को इश्क हो गया होगा, तो इसी के जी, ऊपर बिल्कुल सारी ऐसा स्टोरी बिल्कुल। गुज़र जाएगी। तो क्या इस एक इवेंट से हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी की अक्कासी नहीं करता? इट्स ट्रिकी एक्चुअली। कभी-कभी कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि अक्कासी की जाती है और समटाइम्स क्योंकि आप ड्रामा देखें ना देखें, लोग जो है ना, आप फ़ेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, लोगों के अब इतने ज़्यादा
पोस्ट लिखी होंगी, कभी कुछ बहुत लंबी पोस्ट के ज़रिए, कभी किसी ने कुछ जुमले के ज़रिए, कभी वो क्लिप्स आ जाते हैं जिसमें वो पूरी कमेंट्री कर रहे होते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है। अगर कोई नेगेटिव चल रहा हो तो वो भी पता चल जाता है, कोई पॉजिटिव चल रहा हो तो वो भी पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कभी-कभी कहीं जगहों पर, कुछ जगहों पर जो है वो अक्कासी कर रहा होता है, लेकिन एट द एंड है तो अफ़साना ना, और एट द एंड कहीं न कहीं उनकी मजबूरी है चीज़ों को एग्ज़ैजरेट करना, बहुत ज़्यादा उसको ग्लैमर उसमें दिखाना, ये सारी चीज़ें दिखाना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 100% अक्कासी कर रहा है। कुछ जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हाइलाइट किए जाते हैं, उनसे कभी-कभी लोगों को फ़ायदा हो भी जाता है कि हाँ, ये सही था, ये चीज़ ठीक थी। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अननेसेसरी कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, कुछ जैसे मैंने कहा कि ग्लैमर को इतना ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा होता है कि जो मेन मैसेज शायद वो देना चाह रहे होते हैं ना, वो कहीं उसमें खो जाता है और लोगों तक वो नहीं पहुँच पाता। बाकी लोग बाकी चीज़ें उसमें से और इतनी जो है वो ग्रास्प कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, शादी से पहले हीलिंग लग्जरी है या ज़रूरत है? ये ज़रूरत है और इम्पोर्टेंट है मेरे ख़्याल से, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। इट्स फॉर बोथ जेंडर्स, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। और ये मुझे लगता है आजकल के दौर में तो ख़ास तौर पे इवन हमारे पेरेंट्स के लिए भी था मेरे ख़्याल से ज़रूरी, लेकिन उस वक़्त शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी मेंटल हेल्थ की। लेकिन इस वक़्त मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उनसे बात करें, उनको असेस करें और देखें कि अगर उनको थेरेपी की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको प्लीज़ उनकी हीलिंग होने के बाद उनको उनकी नेक्स्ट जर्नी पे भेजें। ये मत कहें कि अच्छा हमारा बेटा ये करता है, वो करता है, यदि शादी करा दो ठीक हो जाएगा। हुँ। ठीक है, हमारी बेटी ये हो रही है, वो हो रही है, कोई बात नहीं, इसकी शादी नहीं हुई इसलिए नहीं हो रहा है, शादी कर देंगे तो बस ये ठीक हो जाएगी। शादी इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम प्लीज़। वो बल्कि और ख़राब हो जाएँगी, वो हुँ। बल्कि और वर्स हो जाएँगी, क्योंकि हमने मूवीज़ से पकड़ लिया हुआ है ना जी, वो उसका मंगेतर मर गया या उसकी महबूबा मर गई, वो शादी हुई जी, वो खुश हो गया ऐसे-ऐसे ज़िंदगी में। उनके ट्रॉमास तो ख़ैर कभी उन्होंने दिखाया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यही दिखाया जाता था कि जी कोई मर गया और हुँ। शादी कराई, वो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ किसी के मरने की या सिर्फ़ ब्रेकअप की बात नहीं है, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास आपके साथ चल रहे होते हैं। कहीं पेरेंट्स ने शायद आपको बहुत ज़्यादा मारा, कहीं पर हमें पता चलता है जो बच्चों के साथ मोलेस्टेशन के हमें बहुत ज़्यादा केसेस पता चलते हैं फैमिली से या बाहर से। ये सारी चीज़ें उनके साथ इतना ज़्यादा, या कभी-कभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा, अब तो ख़ैर ख़त्म हो गया है, हमारे ज़माने में बचपन में हमें याद है कि टीचर्स जो बहुत ज़्यादा मार-कुटाई करते थे, मेंटल टॉर्चर देते थे कभी-कभी। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि उनके साथ इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं कि जब वो उस अगले रिश्ते में जाएँगे तो वो विदिन फ्यू मंथ्स वो रिश्ता बहुत ख़राब होना शुरू हो जाए, और अगर कोई स्टेप ना लिया गया तो वो शायद फिर एक ख़राब रिश्ता चलता रहे और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी फिर उस ट्रॉमास को लेकर आगे चले। क्या औरत खुद गर्ज़ के लाए बगैर खुद को चुन सकती है, अपना इंतख़ाब कर सकती है? इस्लामिकली और ह्यूमनली तो यस, लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी नहीं रहने देती। हुँ। अम, मर्द फिर भी कहीं न कहीं मुझे लगता है उनको कहीं न कहीं या तो ये वाला जो जुमला है ना, मर्द होते ही ऐसे हैं। हुँ। तो इस तरह की चीज़ें हम कहकर ना हम बहुत सी चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। हुँ। तो इस वजह से ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, औरत हमेशा बस बर्दाश्त करती रहेगी, हमेशा सब्र करती रहेगी, हर हाल में, हर सिचुएशन में। यानी उसको मार भी पड़ती रहेगी ना तो कहा जाता है कि कोई बात नहीं, शौहर ऐसे ही होते हैं। हुँ। तो उस वजह से मुझे लगता है कि औरतें बेचारी इस चीज़ को सोच ही नहीं सकती कि अगर मैं अपने आप को चुन लूँ, तो ये खुदगर्ज़ी नहीं कहलाएगा। हालाँकि इसमें कोई हर्ज नहीं है अपने आप को तरजीह देना, अपने हुँ। आप को सबसे पहले रखना। अगर आप ही सुकून में नहीं हैं, अगर आप ही खुश खुश नहीं हैं, अगर आप ही मेंटली तौर पर ठीक नहीं हैं, तो आपके इर्द-गिर्द के लोग कैसे रहेंगे? ख़ास तौर पे अगर मैरिड है कोई ख़ातून, तो उनके बच्चे कैसे खुश रहेंगे, कैसे सुकून में रहेंगे? आपको पता है बच्चों में अक्सर कभी-कभी केसेस जो आते हैं, जो पता चलता है अक्सर ये भी होता है कभी-कभी कि क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज़ कि बेटा अगर देख रहा है अपनी माँ को तकलीफ़ में, तो वो यही सोच के बड़ा होगा कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। समटाइम्स उन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया होता, लेकिन उनके माइंड में वो जो ट्रॉमा इकट्ठा हुआ होता है, वो उनको ये बताता है कि नाउ यू हैव टू एक्ट द सेम वे। तुम्हारी माँ खुश नहीं रही ना, तो ये भी ना खुश रहे। हुँ। सो वो हुँ। इस वजह से भी कभी-कभी अपनी बीवी को सफ़र करवा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को जो है वो खुश नहीं देखा होता। सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस वक़्त एक माशरती बिगाड़ अपने अरूज पर है और इसको कहा इन्फॉर्मेशन का दौर जा रहा है, जबकि हम देखते हैं एक तरफ पे कि आप टिकटॉक देख लीजिए, इंस्टा देख लीजिए
और उस पे जिस तरीके से इस वक्त हमारी जेन ज़ी खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप नहीं समझती कि ये इंफॉर्मेशन एज से तो बात कहीं और निकल गई हुई है किसी और तरफ? हुआ ये है कि ठीक है, मीडिया जो था, नो डाउट अगर आप मीडिया को सर्च भी करें तो उसको यही कहा जाता है कि एजुकेट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए इसको एज़ अ टूल यूज़ किया जाता है। हुआ ये है कि हमने लोगों की आमदनी को उससे जोड़ दिया है हुँ, और वो आमदनी भी फिर ऐसी अट्रैक्टिव नंबर्स में है हुँ, बेस्ड ऑन द व्यूज़। हुँ, और ये हमें भी पता है कि इंसानों के लिए और भी बहुत सी बड़ी आज़माइशें होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ी आज़माइश रिस्क है। हुँ, और पहले दौर में सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन और ज़राए होते थे। और आप देखेंगे रिसेंटली जो कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट है, उसमें यही था ना कि अगर आपने कमाना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, तो फिर आप कैसे करेंगे? क्योंकि नौकरियाँ जो हैं वो 10-20 हज़ार की, 30 हज़ार की तो आपको इतना नहीं देती कि आप अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बढ़ा है। शायद हुँ, अगर वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन की हद तक रहता, एंटरटेनमेंट की हद तक रहता, तो फिर शायद लोग ना जाते, क्योंकि टीवी और मीडिया वगैरह भी चल ही रहा था कहीं न कहीं किसी हद तक। ठीक है, उसमें भी आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चेंज होती गई, बहुत हद तक आगे चली गई। लेकिन फिर भी कहीं हम कहेंगे कि कुछ हद तक चीज़ें कंट्रोल्ड थी, क्योंकि वहाँ पर सेंसर बोर्ड आ जाता है या और चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो ना सेंसर बोर्ड है, ना कुछ है, जिसका जो दिल चाहे, जैसा दिल चाहे, जो मर्ज़ी पोस्ट करे, ना कोई पूछने वाला है, ना कुछ कोई कुछ कहने वाला है। यानी मैं हैरान होती हूँ कि आप एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कोई बोल दें ना, जिसको अगर मेटा ने ब्लॉक किया हुआ है, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने अगर उस पे बैन लगाया हुआ है, अब वो पोस्ट लगा दें वो बैन हो जाएगी। हुँ, लेकिन न्यूडिटी आप हद से क्रॉस कर जाएँ, वो आपकी पोस्ट बैन नहीं है, वो आपकी पोस्ट जारी है, जैसी मर्ज़ी जो मर्ज़ी आप हरकत करके पोस्ट करें, बट इट्स इट्स ओके, सिंस उसमें उनको शायद थ्रेट नहीं फ़ील होता। हुँ, तो नो डाउट वक़्त के साथ जो है बहुत ज़्यादा इसमें चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे बीइंग अ पेरेंट। मुझे लगता है हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारे जो कंसर्न्स हैं वो बहुत बढ़ गए। हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंसर्न्स थे हमारे लिए? इतने नहीं थे मुझे लगता है, लेकिन हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा बहुत कंसर्न्स ज़्यादा हैं। हुआ है। किताब क्यों रुक गई आपकी? किताब मेरी इसलिए रुकी कि कभी-कभी क्या होता है कि आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करें, वैसे तो इंसान को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करें और फिर वो किसी वजह से रुक जाए, तो फिर आपको एक वक़्त लगता है दोबारा वो हौसला इकट्ठा करने का। हुँ, सो हुआ ये था कि हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं एक्चुअली, जिनसे हुँ, मेरी बात हुई थी इस बारे में, और उन्होंने मोटिवेट किया कि लेट्स राइट इट, और वो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरती के साथ उसको लिख रहे थे विद द इस्लामिक पर्सपेक्टिव एज़ वेल। उसमें वो बड़ी रिलेटेबल आयात और अहादीस और वाक़यात भी उसमें फिर इंक्लूड कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी दिन लगाकर और पूरा वक़्त निकाल कर ऑडियो मैसेजेस के थ्रू अपनी पूरी लाइफ़ उनको बताई। तो ऑडियो मैसेजेस मौजूद हैं? वो भी नहीं मिल रहे। अगर वो मिल जाते तो क्या ही बात थी। तो हुँ, वो मैंने इतनी, जिसे कहते हैं ना, मेहनत, पूरा याद करना, सब बताना, और ये कोविड से पहले मैंने उनको हुँ, ये सारा हुँ, कुछ भेजा था। और उन्होंने काम भी शुरू किया। फिर उनके कुछ प्रॉब्लम्स आए, चीज़ें आई, वो रुकी। उन्होंने कहा अच्छा मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा। फिर काफ़ी अरसे बाद उन्होंने कहा अच्छा मैं दोबारा शुरू करने लगा हूँ। वो फिर रुकी, फिर तो वो काइंड ऑफ़ उसके बाद ना मुझे हौसला ही नहीं अभी तक दोबारा आया कि मैं फिर हुँ, किसी पर इतना ट्रस्ट करूँ, इतना रिलाय करूँ, बैठ के पूरी रिकॉर्ड करूँ अपनी चीज़ें, क्योंकि लिखना तो मुश्किल होगा कि मैं पूरी चीज़ लिखूँ। तो मेरे लिए ईज़ी ये था कि मैं उनको रिकॉर्डिंग्स भेज दूँ और फिर हुँ। वो उसको लिखते रहें। लेकिन करें क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। लेट्स सी, होपफुली इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह लिख लूँ, और उसकी नीयत यही होगी, अगर लोगों को कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई मोटिवेशन उनको मिल सकती है, तो ज़रूर, व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई, अल्लाह आपको जज़ाए ख़ैर दे। आपके साथ हमेशा से ही गुफ्तगू करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और मैं समझता हूँ कि आज की गुफ्तगू हमारे लिए एक मोटिवेशन भी है और दीन इस्लाम की तरफ रग़बत का एक, आप कह लीजिए कि इसके अंदर पूरा-पूरा कंटेंट मौजूद है। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।